मत मारिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ मुझे बोतल लाने के लिए पैसे दे, लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही है। ला पैसे दे मुझे। मैं आपको पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नहीं है पैसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर नीरज उसकी और भी ज्यादा पिटाई करने लगता है। सीमा गांव के एक सेठ के घर पे काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रही थी, जबकि उसका पति नीरज सारा दिन नशे में धुत रहता। वो सीमा के पैसे चुरा चुरा कर ले जाता और जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो सीमा की खूब पिटाई करता। उस रोज भी नीरज डंडे से लगातार उसकी पिटाई कर रहा था। छोड़ दे बेटा, क्यों मार रहा है उसे? बाबा छोड़ दो, डब्बा को मत मारो ना, उन्हें दर्द हो रहा होगा। आई बड़ी माँ को दर्द होने वाली, ले तू भी मार खा। तभी आस पड़ोस के लोग उनके घर के बाहर आकर तमाशा देखने लगते हैं। तुम लोग क्या आकर तमाशा देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, अपने घर से मतलब रखो, समझे? नीरज वहाँ से चला जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा है, फिर भी उसके साथ मैंने तेरा ब्याह कर दिया। इसमें आपकी क्या गलती है माँ जी? ये सब मेरे भाग्य का लिखा है जो मुझे भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह जब वो काम पर जाती है तो उसका सेठ उससे कहता है, सीमा कल रात तेरा शराबी पति मेरे घर आया था और पैसे मांग रहा था। उसने यहाँ खूब हंगामा किया। देखो मेरे घर में जवान लड़की है और मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैंने एक दूसरे काम वाले ढूंढ लिए। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मेरा घर मेरे ही कारण चल रहा है। आप तो जानते ही हैं मेरा पति कुछ काम नहीं करता, इसलिए अपने परिवार का पेट मैं ही भरती हूँ। एक बार कह दिया ना, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। ये पकड़ो अपना हिसाब और जाओ यहाँ से। सीमा रोते हुए घर आ जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। एक तो ये नालायक खुद तो कुछ काम नहीं करता, ऊपर से तेरा काम भी छुड़वा दिया। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। अरे हमारे बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोच लेता। माँ, कुछ दिनों बाद धनतेरस और दिवाली का त्योहार आने वाला है। स्कूल में मेरी सभी सहेलियाँ नए कपड़े बनवाने के लिए कह रही थी। माँ, क्या आप मेरे लिए भी कुछ नए कपड़े दिलवाओगे? तभी धनतेरस का नाम सुनकर सीमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ जी, कुछ दिनों बाद धनतेरस का त्योहार आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन पैसों से कुछ बर्तन खरीद कर लाऊं और बाजार में बेचूं। सुना है कीरतपुर गांव में एक बड़ी बर्तनों की दुकान है जहाँ काफी सस्ते दामों में बर्तन मिल जाते हैं। लेकिन वो तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बहू, और वहाँ पर कोई बस या रिक्शा भी नहीं जाता, तो तू इतनी दूर कैसे जाएगी? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कल सुबह तड़के ही निकल जाऊंगी। कमला काकी का सब्जियों का ठेला था ना पुराना वाला, उसे लेकर शाम तक लौट आऊंगी। लेकिन बहू, माँ जी अब मना मत करना, हमारे पास धनतेरस पर अच्छा मौका है पैसा कमाने का। ठीक है, जो तुझे सही लगे। सीमा अगले दिन वो ठेला लेकर चली जाती है। लगातार तेज धूप में चलते चलते वो काफी थक भी जाती है। फिर शाम तक कुछ बर्तन खरीद कर वो घर आ जाती है। फिर अगले दिन धनतेरस के दिन वो बर्तन बाजार में लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, सस्ते दामों में बर्तन ले जाइए। बहन जी, तवा कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है, दे दीजिए। धीरे धीरे करके उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस गांव में कोई भी बर्तन की दुकान ही नहीं थी। जिसे भी बर्तन खरीदने होते थे उसे शहर या उसी दूर के गांव में जाना पड़ता था। इसलिए धनतेरस पर सीमा ने खूब कमाई की। सच में सीमा बहन बड़ी मेहनती हो तुम। अच्छा लाओ मुझे वो कढ़ाई दिखाना। सीमा बहन, ये कढ़ाई और इसमें से 30 दिए पैक कर दो और कुछ पटाखे भी डाल देना। अब टोटल हिसाब कितना हुआ वो बता दो। आपके पूरे 400 रुपए हो गए। तभी नीरज वहाँ दारू पीकर आ जाता है। सुना है बड़ी कमाई की है तूने, आजकल बड़े बर्तन बेचकर पैसे कमा रही है। चल ला इधर पैसे दे। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं तुम्हें अब 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अच्छा, फिर जुबान चलाती है, रुक अभी बताता हूँ। वो सीमा पर हाथ उठाने वाला था कि तब ये देख गांव वालों को गुस्सा आ गया। जो उम्र तेरी कमाने की है उसमें तेरी बीवी कमाने निकली है। बेचारी सारा दिन कड़ी मेहनत करके पैसा कमाती है और तू इसे अपनी दारू पर उड़ा रहा है। अरे तुझ जैसा पति होने से तो अच्छा है वो बिना पति के ही रहे। मैं तो कहता हूँ खूब पिटाई करो इसकी, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे मारो इसको। नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, जैसे भी है मेरे पति हैं। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखकर उसको अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। उस दिन के बाद से वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ बर्तन बेचकर खूब कमाई करने लगता है। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। साक्षी की ये पहली दिवाली थी।
इसलिए ससुराल में दिवाली के त्योहार को लेकर सभी उत्साहित थे। साक्षी भाभी, आपकी तो हमारे साथ ये पहली दिवाली है। वैसे आप अपने घर में दिवाली की तैयारियों के लिए क्या क्या करते थे? मैं तो सुंदर साज सजावट करती थी। शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाती थी। फिर सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते थे। और हाँ, रंगोली तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती थी। पर भाभी, मुझे तो रंगोली बनानी आती ही नहीं। कई बार कोशिश की पर कभी भी नहीं बनी। भाभी, आप मुझे रंगोली बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं, बाजार से रंगोली बनाने का सामान ले आते हैं, फिर हम बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ। अजय भैया, मैं आपकी स्कूटी लेकर जा रही हूँ। आपको भी कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तो कहीं नहीं जाना। तुम दोनों होकर आ जाओ, फिर चला जाऊंगा। साक्षी के आ जाने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ सुलोचना, साक्षी बहू का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हमारी मंजू के साथ वो कितना घुल मिल गई है भाई। मैं सोच रही थी कि बहू की पहली दिवाली है तो हम खूब धूमधाम से ये दिवाली का त्योहार मनाएं। हमारी बहू को किसी भी बात की कोई कमी ना हो। अजय, तू एक काम कर बेटा, बिजली वाले को बुलाकर पूरे घर में लाइट लगवा दे। ठीक है मम्मी, अभी साक्षी और मंजू आ जाएं, फिर बुला लाऊंगा। कुछ देर बाद साक्षी और मंजू रंगोली का सामान लेकर आ जाती हैं। साक्षी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। साथ ही वो मंजू को भी रंगोली बनाना सिखाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। मम्मी, भाभी ने तो मुझे रंगोली बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट कर दिया। देखो ये डिजाइन कैसा लग रहा है मम्मी। बहुत सुंदर। मंजू, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें साक्षी जैसी बहू मिली है। बहू, तुम वाकई में बहुत हुनर वाली हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आ रहा था। दिवाली के लिए कुछ बात कर रहे थे। दिवाली देने आना था उन्होंने, तो कब आने का बोल दूं? एक काम करो बहू, कल दिवाली वाले दिन ही बुला लो। सब मेहमान भी आ रहे हैं। काफी मेहमान ऐसे हैं जो तुम्हारे परिवार वालों से मिल नहीं पाए थे। और हाँ, रश्मि बुआ तो शादी में आई ही नहीं थी। तुम्हें बताया था ना, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब ननद जी दिवाली पर ही मिलने आ रही हैं। वो भी उनसे मिल लेंगी। कल दोपहर में ही बुला लो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ। साक्षी अपने मम्मी पापा को दिवाली के लिए बुला लेती है। साक्षी के परिवार वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। साक्षी और अजय की ये लव मैरिज थी, पर साक्षी को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। उसके सास ससुर ननद सभी बहुत अच्छे थे। इस बात को लेकर साक्षी बहुत खुश थी। साक्षी के सास ससुर ने एक बार भी उसे किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं कहा। जो उसके मम्मी पापा ने दिया उन्होंने दिल से स्वीकार किया। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। साक्षी के मम्मी पापा भी दिवाली देने के लिए आ गए। पहले से ही अजय की बुआ, फूफा जी और बाकी सब मेहमान पहुंचे हुए थे। ननद जी, ये साक्षी के मम्मी पापा हैं। शादी में बहन जी इनका आना हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि आज ही आप सबसे मिल भी लेना होगा और दिवाली का त्योहार भी सब मिलकर मना लेंगे। हाँ हाँ, तो आना ही था। अब लड़की की शादी की है तो सारे पहले त्योहार तो देने ही होते हैं। बहन जी, ये दिवाली के कुछ उपहार और बाकी सामान। अरे बहन जी, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? पहले ही आपने करवा चौथ पर बहुत कुछ कर दिया था। अरे नहीं बहन जी, कहाँ ज्यादा है, थोड़े बहुत उपहार ही तो हैं। साक्षी के मम्मी पापा दिवाली के सारे उपहार वहां रख देते हैं। सब लोग चाय नाश्ते में लग जाते हैं। साक्षी भी मंजू के साथ सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। ननद जी, ये रंगोली देख रहे हो? साक्षी ने बनाई है और पूरा घर साक्षी ने अपने हाथों से सजाया है। मंजू भी अब साक्षी से बहुत सुंदर रंगोली बनाना सीख गई है। वो सामने जो रंगोली है वो साक्षी और मंजू ने बनाई है। हमारे तो भाग्य खुल गए ननद जी। हमारी साक्षी के कदम पड़ने से घर में मानो रौनक आ गई है। अभी समय ही कितना हुआ है। शुरू शुरू में सब अच्छा करते हैं, आगे जाकर ही पता चलेगा। हमारी बहुएं भी ऐसी ही थी, शुरू शुरू में बड़ी सेवा करती थी। आज देख लो, सब अलग होकर बैठी है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, एक ने भी सेवा नहीं की। साक्षी की सास अपनी ननद की बातें चुपचाप सुन रही थी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली क्योंकि सारे मेहमान वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद साक्षी के मम्मी पापा जब दिवाली देकर चले गए तो ननद उनके लाए हुए उपहार देखने लगी। तुम बहुत सीधी हो सुलोचना, ये कोई सामान दिवाली पर देने का है? ये क्या है? डालडा घी के लड्डू, मिठाइयाँ और इतनी हल्की क्वालिटी के कपड़े, कोई ब्रांड का नाम भी नहीं है। और ये देखो, मुझे जो लिफाफा पकड़ाया उसमें देखो क्या ही दिया है। इन्होंने, पता है, मैं शादी पर भी नहीं आई थी तो कुछ ज्यादा ही देते शगुन।
2100 रुपए दिए हैं मुझे बस। मालती बुआ अभी जाने ही लगती है कि साक्षी थाल में दीपक लेकर आ जाती है और मालती से कहती है, बुआ जी जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अब कौन सा जरूरी काम करना है? तुम्हारे मम्मी पापा से तो मैं मिल ली, चाय नाश्ता भी हो गया, बताओ क्या जरूरी काम रह गया? बुआ जी आप तो जानते ही हो कि ये मेरी यहाँ ससुराल में पहली दिवाली है। कहते हैं दिवाली का पहला दीपक अगर घर की बेटी के हाथों से जलवाओ तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। मंजू के साथ साथ आप भी इस घर की बेटी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पहली दिवाली का पहला दीपक आप जलाओ, ताकि आपके आशीर्वाद से इस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। वाह बुआ जी, आज तो दिवाली का पहला दीपक आप जला रहे, आपके तो बड़े ठाठ हैं। साक्षी से इतना सम्मान पाकर सचमुच मालती की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले वो साक्षी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी, पर साक्षी ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया कि मालती बुआ ने खुशी से साक्षी को गले लगा लिया। इसके बाद मालती बुआ दिवाली का पहला दीपक जलाती हैं और खुशी खुशी अपने घर विदा होती हैं। Thanks for watching.